तो बेटा ये तो हुए सवाल बहुत सारे, है ना। हमने वृत्त के सारे कंसेप्ट को समझा था। वृत्त का समीकरण केंद्रीय रूप में लिखा, वृत्त का समीकरण मानक रूप में लिखा, वृत्त का समीकरण हमने व्यास के सिरों के रूप में लिखा, वृत्त का समीकरण व्यापक रूप में लिखा, प्राचलिक रूप में लिखा, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन कर लिए, ढेर सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए, है ना। प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आते हैं अपन इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर। एक सरल रेखा स्पर्श रेखा बनेगी तो क्या शर्त होगी, स्पर्श रेखा का क्या समीकरण होगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अपना लाइन एंड सर्किल। लाइन एंड सर्किल, रेखा एवं वृत्त। तो सरल रेखा और वृत्त के द्वारा क्या होगा। एक सरल रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए जा सकती है, एक सरल रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जा सकती है, एक सरल रेखा वृत्त को केंद्र से गुजरते हुए जा सकती है, एक सरल रेखा वृत्त के दूर से जा सकती है। चार पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो पहले में यदि सरल रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है तो जब केंद्र से लंबवत दूरी P और त्रिज्या में संबंध ज्ञात करेंगे तो मुझे मिलेगा कि R जो होगा वो P से बड़ा होगा। जब केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर ज्ञात करेंगे तो R बराबर P मिलेगा। अच्छा, जब केंद्र से ही जा रही होगी तो P बराबर कितना मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा, है ना। और इसमें R का मान P से बड़ा मिल रहा होगा, छोटा मिल रहा होगा, सॉरी, R का मान P से छोटा मिल रहा होगा। तो अगर किसी सरल रेखा, ये बता चुका हूँ शुरू में, यदि किसी सरल रेखा के लिए जांच करनी है कि वो सरल रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा बन रही है या नहीं बन रही है, तो आप क्या करें, केंद्र से लंबवत दूरी ज्ञात कर लें और त्रिज्या के बराबर निकाल करके चेक कर लें कि वह दूरियों में संबंध क्या मिल रहा है। अगर R P से बड़ा है तो जीवा है, R P के बराबर है तो स्पर्श रेखा है, R P से छोटा है तो ना स्पर्श रेखा है और ना ही जीवा है। ये तो एक तरीका हुआ। एक तरीका और होता है कि वृत्त के समीकरण को हल कर लें, सरल रेखा के समीकरण के साथ द्विघात बना लें और उस द्विघात के मूलों की स्थिति से जांच कर लें। वो कैसे होगा, x² + y² बराबर r² और लाइन मान लीजिए y बराबर mx + c। ये तो क्या है, लाइन, और ये क्या है, सर्किल। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या करेंगे, हल। अब जब दोनों को हल करेंगे तो एक द्विघात बनेगा। बनाते हैं पूरा पूरा, m² x² + c² + 2mcx - r² = 0, x² इंटू 1 + m² + 2mcx + c² - r² = 0। ये बन गया द्विघात। अब इस द्विघात के मूल होंगे, उन मूलों की स्थिति के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, d। तो d निकाल लिया जाए, 2mc का होल स्क्वायर - 4 इंटू 1 + m² c² - r², 4m² c² -4c² -4r² -4m² c² + 4m² r²। तो ये तो कट गया। आपके पास d की वैल्यू आ रही है, 4 तो कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा c² नहीं, m² r² -c² -r²। ये d बन गया। ये d डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है ना। इस d की वजह से पता चलने वाला है अपने को कि इसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अब वापस आते हैं अपन इन्हीं चित्रों पे। अगर ये वाला चित्र बन रहा होगा तो क्या दोनों का प्रतिच्छेदन हो रहा है, जी नहीं, दोनों का प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है। अगर ये चित्र बन रहा है तो दोनों का प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी हल नहीं है। जब कोई भी हल नहीं है तो d क्या हुआ इस वाले के लिए d क्या होगा, <0, कोई वास्तविक हल नहीं है। इसमें क्या होगा, d > 0। इसमें क्या होगा, d बराबर 0। d बराबर 0 क्योंकि जो हल मिल रहा है वह एक ही मिल रहा है, मूल समान मिल रहे हैं। इसमें भी रेखा काटते हुए जा रही है तो d > 0। अब इन संबंधों पे ध्यान दो।
इन संबंधों पे, इन चिन्हों पे ध्यान दो। इसमें r का मान p से तो बड़ा ही होगा, r p से छोटा है, d लेस देन 0। बस इतना सा करना है, आपको स्पर्श रेखा बनने की शर्त भी मिल जाएगी। मतलब d के लिए अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो मूल वास्तविक तथा विभिन्न आएंगे, अर्थात सरल रेखा वृत्त को दो जगह कट करते हुए जा रही होगी। तो d के अनुसार इसको हल करते हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे यदि सरल रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा है तो d बराबर 0 होगा। यह स्थिति बनेगी। d बराबर क्या होगा? 0। तो d बराबर 0 लगाने से 4 इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक बार देखिएगा अपनी कैलकुलेशन में कहीं कुछ प्लस माइनस का खेल बिगड़ गया है क्या? 2mcx बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस 4r स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ पर ये प्लस 4r स्क्वायर होगा, तो यहाँ प्लस आएगा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। प्लस r स्क्वायर होगा, है ना? तो यहाँ पर ये बनेगा प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बन गया सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये क्या है? बनने की शर्त। ये क्या मिला आपको? स्पर्श रेखा बनने की शर्त मिल गई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल गई कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। अब इस स्पर्श रेखा बनने की शर्त को एक तरीके से और ज्ञात करके बता सकता हूँ मैं। कैसे? केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। तो एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0 पर परपेंडिकुलर फ्रॉम केंद्र कितना है? 0 0, किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर। तो आर इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड। देखो वहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, मतलब अपने पास कंसेप्ट d बराबर 0 का भी है और r बराबर p का भी। कुछ भी लगाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। यदि कोई सरल रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा बन रही है तो सरल रेखा और वृत्त को हल करने पर जो द्विघात बनेगा उसका d क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या सरल रेखा पर यहाँ लिख लीजिएगा और, है ना? ये दूसरा तरीका है। और केंद्र से जो लंबवत दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। कंसेप्ट कौन सा लगा रहे हैं? r बराबर p, तो भी आ रहा है। यह भी स्पर्श रेखा बनने की शर्त है और यह भी स्पर्श रेखा बनने की शर्त है। तो स्पर्श रेखा बनने की शर्त को याद नहीं करोगे, कंसेप्ट को याद करोगे। कंसेप्ट क्या कहता है? d बराबर 0 या r बराबर p। d बराबर 0 करो या r बराबर p करो, स्पर्श रेखा बनने की शर्त मिलती है। शर्त को याद नहीं करना है। अच्छा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो जीवा बनेगी, या r ग्रेटर देन p तो जीवा। तो क्या बन जाएगी? जीवा। चौक हाथ से निकल गई, कोई बात नहीं, दूसरी ले लेते, है ना? d ग्रेटर देन 0 या r ग्रेटर देन p तो क्या बनेगी? जीवा बनेगी, फिर स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। और d लेस देन 0 तो ना स्पर्श रेखा ना जीवा, सरल रेखा वृत्त को दूर से टाटा बाय बाय करते हुए जा रही होगी। क्लियर? लिख लीजिए इसको, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपने अभी पढ़े उस पर रिलेटेड अपन लिख लेते हैं उसको फटाफट से। पहला पॉइंट, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के लिए सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी स्पर्श रेखा होगी यदि c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कहाँ से आया? d बराबर 0 से, तथा m प्रवणता वाली
स्पर्श रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऐसा होगा। तो यदि सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी स्पर्श रेखा बन रही है तो शर्त होगी c इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा में y बराबर एम एक्स प्लस सी में c का मान वहां से उठा के रख दिया, तथा स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तथा स्पर्श बिंदु वो भी लिख लेते हैं, प्लस माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर कॉमा माइनस प्लस ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। स्पर्श बिंदु मतलब जहां पर सरल रेखा वृत्त को टच करते हुए जा रही होगी, बिंदु P। ये बिंदु P के निर्देशांक है, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, ये तो उस वाले वृत्त की बात हुई जिसका केंद्र 0 0 है। अब केंद्र 0 0 नहीं है तो वृत्त x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के लिए m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस के इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। वही है, x की जगह पर x माइनस एच आ गया और y की जगह पर y माइनस के आ गया। ठीक है, तथा स्पर्श बिंदु h प्लस माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर के माइनस प्लस ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, यह बन जाएगा स्पर्श बिंदु। तो इसको याद रखने में भी आसानी है, सिर्फ x की जगह x माइनस एच, y की जगह y माइनस के, या इसको याद करके इधर जाने में भी आसानी है, h 0 करो k को 0 करो, आप पिछले वाले पे पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो तो कब है जब केंद्र मूल बिंदु है, और यह कब है जब केंद्र h, k है ना। अब उसमें g वाला और f वाला आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको केंद्रीय रूप में बदल के हल कर सकते हैं। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी बिंदु x1 y1 पर किसी बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, है ना, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, वृत्त पर बिंदु कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए। वृत्त पर किसी बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0 से आएगा। अब ये t बराबर 0 का अर्थ क्या है, रिप्लेस। t बराबर 0 का मतलब है क्या, रिप्लेस करना है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, एक्स की जगह x प्लस x1 अपॉन 2, वाई की जगह y प्लस y1 अपॉन 2। ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमें t बराबर 0 वाले फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा, किसी बिंदु x1 y1 पर, बिंदु वृत्त पर होना चाहिए, ध्यान रखना, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, वृत्त पर किसी बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा लिखने का फॉर्मूला है ये t बराबर 0। इससे आपको जल्दी से आंसर आ जाएगा, जल्दी से एक स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाएगा, कोई अवकलन नहीं करना पड़ेगा। अवकलन से आता है, कैसे बता दूं, चलो अवकलन से ही बता दूं। चौथा, वृत्त पर किसी बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा y माइनस y1 बराबर प्रवणता इंटू x माइनस x1। अब प्रवणता कैसे आएगी, dy बाय dx एट x1 कॉमा y1। तो जो dy बाई dx होता है ना किसी बिंदु x1 y1 पर, ये क्या बताता है, P x1 y1 पर
मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है। तो ये dy/dx क्या बताता है? किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, वृत्त x² + y² बराबर 25 के लिए 3,4 पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। वृत्त x² + y² बराबर 25 के लिए बिंदु P 3,4 पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। तो P वृत्त पर है, क्योंकि S1 बराबर क्या आ रहा है? 0। अब ये S1 तो जानते हो ना यार, S1 > 0 बिंदु वृत्त के बाहर था, S1 < 0 बिंदु वृत्त के अंदर था, S1 बराबर 0 बिंदु वृत्त पर होगा। तो अगर S1 बराबर 0 है तो बिंदु वृत्त पर है, तो t बराबर 0 से आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अप्लाई t = 0, तो x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1). क्या मज़ेदार चीज़ है, देखो आंसर ही आ गया। x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), फटाफट से आंसर मिल गया आपको, इमीडिएट। अच्छा, अब आते हैं अपन दूसरे मेथड पर, अवकलन वाले पर। अवकलन विधि क्या कहती है कि पहले dy/dx निकाल के क्या ज्ञात करो? प्रवणता ज्ञात करो। ये तो t बराबर 0 से ज्ञात करा। इसी सवाल को अवकलन विधि से हल करते हैं। मेथड 2, तो x² + y² बराबर 25, तो 2x + 2y इंटू dy/dx बराबर 0, तो 2 भी कट गया, तो x + y इंटू dy/dx बराबर 0, तो dy/dx की वैल्यू आ गई -x/y। तो dy/dx 3,4 पर, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालनी वहाँ प्रवणता चाहिए ना, 3,4 पर कितना होगा? -3/4। ये आ गई प्रवणता। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा? y - 4 = 4y - 16 - 3x + 9। वही आंसर आ गया। आसान कौन सा हुआ? t बराबर 0। आसान ये है भाई, अगर हम किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालना चाहते हैं तो t बराबर 0 हमारे लिए सरलतम रूप में जल्दी आंसर ला कर देगा। अवकलन विधि समय लगा रहा होगा, क्यों भाई? देखा ना हमने, लेकिन शर्त क्या है? बिंदु वृत्त पर होना चाहिए। t बराबर 0 लगाने के लिए पॉइंट P वृत्त पर स्थित होना चाहिए। इसका ध्यान रखेंगे। अगर बिंदु वृत्त पर नहीं होगा तो फिर t बराबर 0 नहीं लगेगा, है ना? फिर अवकलन भी नहीं लगेगा। अवकलन के लिए भी बिंदु वृत्त पर होगा तभी तो रखोगे, वरना कैसे करोगे? ठीक है, लिखिए आप इसको। अगला देखिएगा बेटा, वृत्त का अभिलंब, नॉर्मल ऑफ सर्किल। वृत्त का अभिलंब, अभिलंब हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा होती है। अभिलंब सदैव स्पर्श रेखा के लंबवत होगा, उसी बिंदु से गुजरेगा
जहां पर स्पर्श रेखा बनाई गई है। तो ये स्पर्श रेखा हुई, ये नॉर्मल अभिलंब हुई, और नॉर्मल वृत्त का कहाँ से गुजरेगा? सदैव केंद्र से गुजरेगा। ये भी ध्यान रखेंगे, वृत्त का अभिलंब सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरता है। वृत्त का अभिलंब सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वृत्त का अभिलंब सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरता है। तो स्पर्श रेखा के लंबवत भी होगा, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनी है वहां से भी गुजरेगा और केंद्र से भी गुजरेगा। बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता -dx/dy ये होगी। अभिलंब की प्रवणता किसी बिंदु x1 y1 पर dy/dx से क्या मिल रही थी? स्पर्श रेखा की प्रवणता। -dx/dy से क्या मिलेगी? अभिलंब की प्रवणता। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो बाद में बताता हूँ। पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P x1 y1 पर अभिलंब की इक्वेशन क्या होगी? y - y1 - dx/dy एट x1 y1 इंटू x - x1। ये बन जाएगा आपका अभिलंब का समीकरण बिंदु x1 y1 पर। तो x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता लिख करके ऐसा लिखेंगे। अच्छा, ये होता क्यों है उसकी बात करें। कंसेप्ट, स्पर्श रेखा की प्रवणता मान लीजिए m1 है और अभिलंब की प्रवणता मान लीजिए m2 है। तो अभिलंब और स्पर्श रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? अभिलंब सदैव स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। तो दोनों की प्रवणताओं का गुणन क्या होगा? -1। स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता का गुणन कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। इसीलिए अगर एक की dy/dx होती है तो दूसरे की -dx/dy होती है। ये हुई अभिलंब की जानकारी। अभिलंब में बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अभिलंब सदैव स्पर्श रेखा के लंबवत होगा और अभिलंब सदैव वृत्त के लिए कहाँ से गुजर रहा होगा? वृत्त के केंद्र से गुजर रहा होगा। इसका अवश्य ध्यान रखना है। तो बेटा ये तो थ्योरी पूरी हो गई। अब अपन आते हैं सवाल के ऊपर, है ना। अपने जो थ्योरी कंसेप्ट है वो पूरे हो गए। स्पर्श रेखा, अभिलंब क्या है, कैसे ज्ञात करना है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात करनी है, अभिलंब कैसे ज्ञात करनी है। अब कुछ उदाहरण करते हैं और उसको और थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला सवाल, वृत्त x² + y² बराबर 25 के लिए सरल रेखा 2x - y + 5 बराबर 0 के समांतर स्पर्श रेखा ज्ञात करें, है ना। सवाल को ध्यान से पढ़ना। इस रेखा के समांतर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी, इस रेखा के पैरेलल स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। तो पहला तरीका, y बराबर mx ± a√1 + m², इस फॉर्मूले का प्रयोग कर ले। डायरेक्टली कर सकते हैं इस फॉर्मूले का प्रयोग। तो इस फॉर्मूले के अनुसार m का मान कितना होगा? स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो, वो कितनी आ रही है? यहाँ से 2 आ रही है। और वृत्त से a का मान कितना आ रहा है? वो 5 आ रहा है। दोनों को यहाँ रख दो भाई। तो y बराबर 2x ± 5 √1 + 4, तो y बराबर 2x ± 5√5। एक तरीका तो ये याद किए हुए फॉर्मूले से हो गया। अब याद ना किया हो तो, क्योंकि मैंने कहा था कि कंसेप्ट को याद करना, फॉर्मूले को याद मत करना। मेथड नंबर 2, कोई भी लाइन अगर वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है
तो वो स्पर्श करते हुए जा रही होगी और केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर हो रही होगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब जो लाइन आपको दी है वो दी है 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। इसके समांतर रेखा लिखनी है, इसके पैरेलल लाइन लिखनी है। तो इसके पैरेलल लाइन क्या होगी? 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। अब यह जो अज्ञात लैम्डा है, ये ज्ञात करने के लिए अपने को इसको इस वृत्त की स्पर्श रेखा बनाना है। यदि इसको वृत्त की स्पर्श रेखा बनाना है तो वृत्त के केंद्र 0 0 से लंबवत दूरी परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 त्रिज्या 5 के बराबर होना चाहिए। लंबवत दूरी किसके बराबर हो जानी चाहिए? 5 के बराबर हो जानी चाहिए। तो 0 माइनस 0 प्लस लैम्डा अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मॉड बराबर 5। यहाँ से हल करके देखिए, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस √5 आ जाएगी। ये लैम्डा की वैल्यू रखोगे, वापस आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो वो प्रॉपर मेथड हुआ, उसमें आपने कुछ याद ही नहीं किया, कंसेप्ट का प्रयोग किया है, कोई रटा हुआ फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि केंद्र बदल जाता तो ये फॉर्मूला बेकार हो जाता। क्लियर? अगर केंद्र h के होता तो फिर क्या आता? y माइनस के इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए √1 प्लस एम स्क्वायर। देखो दूसरा सवाल देखना, यदि सरल रेखा वृत्त को न स्पर्श करती है न प्रतिच्छेद करती है तो m का मान ज्ञात करना है। सरल रेखा वृत्त के दूर से जा रही है, इसका न त्रिज्या जो होगी लंबवत दूरी से छोटी होगी। कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना पहले। सरल रेखा वृत्त से दूर है तो केंद्र से लंबवत दूरी बनाएंगे p और त्रिज्या, तो उसमें संबंध हमें याद है कि r जो होगा वो p से छोटा होगा। बस इतना काम करना है। अब केंद्र कितना है वो देख लो, केंद्र -10, -10, r कितना है? √180। सरल रेखा अपने पास mx माइनस वाई, तो 1√180 लेस देन mx माइनस वाई, तो -10m प्लस 10 अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड। इस समीकरण को हल करके m का मान निकाल लेते हैं। इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 180 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन -10m प्लस 10 का होल स्क्वायर। 180 प्लस 180 एम स्क्वायर लेस देन 100 एम स्क्वायर प्लस 100 माइनस 200 एम। ठीक है, इसको और हल किया जाए भाई, कितना होता है ये? 80 एम स्क्वायर, इधर लाएंगे तो प्लस 200 एम, इधर लाएंगे तो प्लस 80 लेस देन 0। कॉमन आ रहा है इसमें भी बिल्कुल, ये बन जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 लेस देन 0 और 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस m प्लस 2 लेस देन 0। 2m कॉमन, फैक्टर हो रहे हैं देखो इसके, 4m m प्लस 2 प्लस m प्लस 2 लेस देन 0, तो इसके गुणनखंड हो रहे हैं m प्लस 2 2m प्लस 1 लेस देन 0। अर्थात यहाँ से मिल रहा है m बिलोंग्स टू -1/2 से नहीं, -2 से -1/2, ये m का मान आ रहा है। -2 से -1/2, m का मान ही तो पूछा था, ये मिल गया m का मान। अगर m का मान पूर्णांक में पूछा होता तो इसमें से जो पूर्णांक संख्या मिलेगी वो पूर्णांक संख्या आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि r का मान p से छोटा होगा यदि सरल रेखा न स्पर्श कर रही है और न ही प्रतिच्छेद कर रही है तो। क्लियर? तीसरा सवाल देखो बेटा, तीसरा सवाल क्या कह रहा है? यदि एक सरल रेखा 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 वृत्त के लिए बिंदु P2,5 पर स्पर्श रेखा है। एक लाइन तो स्पर्श रेखा बन रही है और जो केंद्र है वो दूसरी रेखा पर स्थित है। इन दो शर्तों के साथ अपने को वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। चित्र बनाते हैं। ठीक है, यहां मान लीजिए बिंदु P2,5 जिस पर ये लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्या है ये लाइन? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। ठीक है, उसके अलावा एक शर्त और दी गई है कि जो केंद्र है वो एक रेखा पर है। तो एक लाइन और मान लेते हैं हम, कुछ इस तरह से जा रही है। ये वाली लाइन है x प्लस वाई बराबर 9, इस पर अपना केंद्र स्थित है। तो केंद्र भी ज्ञात करना है, त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। अगर ये बिंदु मिल जाएगा तो सारा खेल हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु मिल जाएगा तो केंद्र आ जाएगा और C से P तक की दूरी त्रिज्या भी मिल जाएगी। अच्छा, स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा क्या होती है? अभिलंब। स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा क्या होती है? अभिलंब। तो हम एक लाइन ऐसी बना दें इस तरह से,
तो ये लाइन क्या कहलाएगी, अभिलंब, नॉर्मल। तो स्पर्शिका के लंबवत रेखा बना दें और उसको केंद्र से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि वृत्त में अभिलंब केंद्र से गुजरता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2x - y + 1 = 0 के परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे, -x - 2y + लैम्डा = 0। इस तरीके से उस दी गई स्पर्शिका के लंबवत रेखा लिख रहे हैं, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, और उसको कहाँ से गुजार देंगे, केंद्र से। तो केंद्र तो अपने पास उपलब्ध नहीं है, वो तो हमें ज्ञात ही करना है, लेकिन जो अभिलंब होगा वो जिस जगह पे स्पर्शिका बन रही होगी वहाँ से भी तो गुजर रहा होगा, अभिलंब वहाँ से भी तो गुजरेगा। तो 2,5 से इसको गुजार दीजिए। तो इसमें रखेंगे तो -2 - 12 + -10। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। प्लस लैम्डा = 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई 12, ये हो गया x + 2y - 12 = 0। ये क्या मिल गया आपको, अभिलंब। ये वृत्त का एक अभिलंब मिल गया। अब अभिलंब केंद्र से गुजर रहा है, तो अभिलंब का और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु क्या केंद्र होगा, जी बिल्कुल होगा। उन दोनों का आपस में हल कर लिया जाए। तो सॉल्व, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो x + 2y - 12 = 0 और x + y - 9 = 0 घटा दें तो ये कैंसिल होगा, इधर से आएगा y बराबर 3, y का मान 3 रखेंगे तो x बराबर आएगा 6। तो केंद्र मिल गया आपको यहाँ से 6,3। अब केंद्र से बिंदु P तक की दूरी क्या त्रिज्या बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यही त्रिज्या होगी। तो CP दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। तो 6 - 2 का होल स्क्वायर + 3 - 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसको भी हल कर लीजिए भाई। 4 का वर्ग + 2 का वर्ग √20, ये त्रिज्या प्राप्त होगी। केंद्र मिल गया, त्रिज्या मिल गई, वृत्त का समीकरण आ जाएगा। तो वृत्त का समीकरण बन जाएगा x - 6 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 20, जो वृत्त हमें ज्ञात करना था। तो हमने इसमें स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा अभिलंब होती है वह कंसेप्ट लगाया। अभिलंब सदैव केंद्र से गुजरता है, उसकी मदद से अभिलंब को और दी गई रेखा को हल करके केंद्र ज्ञात कर लिया। ठीक है, देखो बेटा चौथे सवाल पे ध्यान देना। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है कि दो रेखाएं हैं और दो बिंदु हैं, वो दोनों बिंदुओं पर दोनों रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं बन रही हैं। तो हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, और कुछ भी नहीं दिया, मतलब वृत्त का केंद्र भी ज्ञात करना पड़ेगा, वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चित्र बनाया जाए। सबसे पहले बिंदु P -3,0, इस पर ये लाइन है टेंजेंट T1। एक और यहाँ बना देते हैं, ये टेंजेंट T2, कौन से बिंदु पर, Q पर। तो P पर एक स्पर्शिका है, Q पर दूसरी स्पर्शिका है, Q बिंदु है 4,1। ठीक है, T1 का समीकरण भी होगा, T2 का समीकरण भी उपलब्ध होगा, दोनों के लंबवत रेखा लिख रहे होंगे तो हमें अभिलंब मिल रहे होंगे। तो हम पहले अभिलंब ज्ञात करते हैं, फिर क्या करेंगे उनका बताते हैं आपको। 4x - 3y + 12 = 0, ये है पहला स्पर्श रेखा। तो इसके लंबवत रेखा लिखी जा रही है -3x - 4y + लैम्डा 1 = 0। ठीक है, ये होगा कहाँ से गुजरता हुआ, बिंदु P -3,0 से गुजरता हुआ। भाई जो अभिलंब है वो इसी से तो गुजरेगा, चित्र में बनाते हैं। देखो तो इस बिंदु के लिए इधर से भी एक, तो यह भी लंबवत है, यह भी लंबवत है। ये जो लाइन है ये नॉर्मल 1 है और ये नॉर्मल 2 है। दोनों नॉर्मल्स का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र होगा C बिंदु, इसलिए हम अभिलंब ज्ञात कर रहे हैं। तो बिंदु P से गुजरेगा, इसमें रखेंगे
तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी +9, तो उधर जाके हो जाएगा -9, -4y माइनस +9 बराबर 0, प्लस आया था उधर जाके -9 होगा, तो यहाँ माइनस आएगा। 3x + 4y + 9 बराबर 0, ये पहला अभिलंब मिला। इसी प्रकार से दूसरा अभिलंब ज्ञात करते हैं, सेकंड नॉर्मल की इक्वेशन ज्ञात करते हैं। वो लाइन 3x + 4y - 16 बराबर 0, सेकंड टेंजेंट, इसके लंबवत लिख रहे हैं 4x - 3y + λ2 बराबर 0। बिंदु Q 4,1 से गुजरते हुए लिखेंगे, तो 4,1 से पास करते हैं, कितना आएगा 16 - 3 13, तो λ2 की वैल्यू -13, तो 4x - 3y -13 बराबर 0। ये आ गया भाई सेकंड नॉर्मल। अब नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 दोनों मिल गए, तो दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा क्या वह केंद्र होगा? जी बिल्कुल, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र होगा। तो अगले स्टेप में क्या करना है आपको? सॉल्व n1 एंड n2, इन दोनों रेखाओं को आपस में हल कर लेते हैं अपन। तो 3x + 4y + 9 बराबर 0, 4x - 3y -13 बराबर 0। इसको भी 4 से, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 12x + 16y + 36 बराबर 0, 3 से करा 12x - 9y -39 बराबर 0, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, 16 और 9 25, y 39 75, तो +75 बराबर 0, y का मान आया -3, y का मान -3 रख दीजिए, इसमें रख देते हैं, y का मान -3 रखेंगे -12, -12 उधर जाएगा 12 - 9 3, x बराबर 1, x बराबर 1। तो केंद्र मिल गया भाई, केंद्र कितना मिल गया? 1, -3, केंद्र प्राप्त हो गया। त्रिज्या कैसे आएगी? C से P तक की दूरी या C से Q तक की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या होगी CP दूरी या CQ दूरी, तो त्रिज्या का मान निकाल लीजिए। P अपने पास है, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, त्रिज्या 4 16 16 9 25 5, लीजिए भाई त्रिज्या मिल गई आपको, केंद्र मिल गया, त्रिज्या मिल गई, वृत्त का समीकरण लिख सकते हो आप। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो -1, 3 तो अपने पास क्या आया? केंद्र। त्रिज्या कितनी आई? 5। कैसे आई? 2 स्पर्श रेखाएं थी, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबवत रेखा लिखी, 2 अभिलंब मिले, दोनों अभिलंब केंद्र पर प्रतिच्छेद करेंगे, दोनों अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किया, दोनों अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिला 1, -3 केंद्र, केंद्र से किसी एक स्पर्श बिंदु की दूरी त्रिज्या, CP दूरी CQ दूरी किसके बराबर होगी बेटा? त्रिज्या के बराबर होगी, तो फिर त्रिज्या ज्ञात कर ली, केंद्र मिल गया, त्रिज्या मिल गई, अब वृत्त का समीकरण आसानी से लिखा जा सकता है। क्लियर? नोट कर लीजिए आप इसको। अगला सवाल देखो बेटा, 5वां सवाल, फिर से वृत्त का समीकरण ही ज्ञात करना है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3 है और अभिलंब जिसके लिए इस युग्म द्वारा बताए गए हैं। इसका मतलब इस युग्म में छिपी हुई 2 रेखाएं उसके अभिलंब होंगे, तो हम क्या करेंगे? चित्र के अंदर 2 अभिलंब बनाएंगे, एक इधर से एक इधर से, एक नॉर्मल 1 होगा, एक नॉर्मल 2 होगा, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र होगा, त्रिज्या हमें मिल जाएगी। अर्थात इस रेखा युग्म से 2 रेखाएं पता कर लें, इस रेखा युग्म को हल कर लेते हैं। x² - 3xy - 3x + 9y बराबर 0। पहला प्रयास, यदि गुणनखंड हो सकते हैं तो गुणनखंड करें, वरना y/x में द्विघात बनाया जाता है। हो रहे हैं इसके गुणनखंड, देखो x - 3 x - 3y = 0, तो एक रेखा बन रही है x बराबर 3 और एक रेखा बन रही है x बराबर 3y, तो एक नॉर्मल 1 हो गया, एक नॉर्मल 2 हो गया। दोनों को हल करके बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। सॉल्व n1
एंड N2, मतलब हम दोनों अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर रहे हैं। तो x बराबर 3 और x बराबर 3y को हल करने पर y की वैल्यू 1 मिल रही है और x की वैल्यू 3 मिल रही है। तो केंद्र हो गया 3,1 और त्रिज्या पहले से दी हुई है 3। प्रश्न में दी गई थी कि त्रिज्या कितनी है, 3, 3,1 अपने पास केंद्र आ गया। लीजिए भाई, अब वृत्त का समीकरण x - 3 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पूछे गए वृत्त का समीकरण। तो करना कुछ भी नहीं है, दो रेखाएं उस युग्म में से सेपरेट करनी है, दोनों रेखाएं अभिलंब बनेंगी, अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु ही केंद्र होगा, क्योंकि सदैव अभिलंब केंद्र से गुजरते हैं। देखो अगले सवाल पर ध्यान दो। अगला सवाल क्या कह रहा है, वृत्त x² + y² बराबर 4 के लिए बिंदु P1, √3 पर जो स्पर्शरेखा बनेगी, जो अभिलंब बनेगा, और x अक्ष तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले चित्र बनाया जाए। वृत्त हमें दिख रहा है साफ साफ, केंद्र मूल बिंदु है, यहाँ पर बिंदु P होगा 1, √3, यह x अक्ष और यह y अक्ष। तो स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से जा रही होगी, टेंजेंट। अभिलंब कुछ इधर से आ रहा होगा, केंद्र से जा रहा होगा, नॉर्मल। तो इनके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, वो ये वाला होगा। ये क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह बिंदु मिल रहा है 0,0, यह बिंदु मिल रहा है, यह बिंदु मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, है ना। तो इस बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं, नाम दे देते हैं अपन इस बिंदु को T, स्पर्श रेखा की वजह से मिल रहा है। अर्थात सबसे पहले इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ही ज्ञात कर लिया जाए। तो x² + y² बराबर 4 के लिए P1, √3 पर t बराबर 0 लगा देते हैं। t बराबर 0 लगाने के लिए बिंदु वृत्त पर होना चाहिए। 1, √3 वृत्त पर है, दिया है, इसमें रखो, कितना आ जाएगा, x + √3y - 4 बराबर 0, और इसमें रख दो y बराबर 0। y बराबर 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x अक्ष का बिंदु ज्ञात करना है। ये जो बिंदु है कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर। तो y बराबर 0 रखने से आ जाएगा 4,0। ये कौन सा बिंदु मिल गया, t बिंदु मिल गया। लीजिए भाई, तीनों बिंदु मिल गए आपको। तो तीनों बिंदु मिल गए तो एरिया = हाफ 0, 0, 1, 1, √3, 1, 4, 0, 1। इसको हल करने से आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो भी लगा सकते हैं। तो 1/2 आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिल गई भाई, 4 मिल रही, देखो। तो ये 4 हो गया। और ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई किसके बराबर होगी, y निर्देशांक के बराबर, √3। तो ये √3 हो गया। कितना आंसर आ गया, 2√3। उससे भी मिल जाएगा आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, वरना आप सारणिक से तो हल कर ही सकते हो। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या सारणिक, दोनों तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2√3। ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। 3 संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र समान है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, x² + y² बराबर 1। ठीक है, बना लेते हैं 3 संकेंद्रीय वृत्त। इस प्रकार से दिया जा रहा है, 3 संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनमें सबसे बड़ा x² + y² बराबर 1 है। ठीक है, ऐसा दे दिया गया। अब एक सरल रेखा y बराबर x + 1, ये मान लीजिए लाइन y बराबर x + 1 वास्तविक तथा विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए गुजरती है। ठीक है भाई, तीनों की त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में है, तो इसको त्रिज्या को हम मान लेते हैं, इसके लिए r1, इसके लिए r2 और इसके लिए r3। तो r1, r2, r3 कौन सी श्रेणी में है, AP में है, समांतर श्रेणी में है। लेकिन ये बढ़ती हुई समांतर श्रेणी होगी या घटती हुई समांतर श्रेणी होगी, घटती हुई होगी क्योंकि r1 सबसे बड़ा है, तो ये एक डिक्रीजिंग AP होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि r1 - d, r1 - 2d, और r1 का मान 1 है, तो 1 - d, 1 - 2d। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। ये त्रिज्याएं मिल गई आपको और किस में मिल गई, समांतर श्रेणी में मिल गई। अब आगे ये लाइन जो है वो वास्तविक तथा विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर केंद्र से लंबवत दूरी पर ध्यान देंगे तो त्रिज्या बड़ी होगी। सबसे छोटी त्रिज्या कौन सी है, 1 - 2d, वो भी लंबवत दूरी से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब R3 ग्रेटर देन P होगा। तो 1 - 2d ग्रेटर देन P। P कहाँ से, केंद्र से। इस वृत्त के लिए केंद्र कितना है, 0,0। इस रेखा पर लंबवत दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो 0,0 से लंबवत दूरी 0 - 0 1/√2 का मॉड, तो ये आ जाएगा 1 - 2d ग्रेटर देन 1/√t √2, 1 - 1/√2 ऐसा, d लेस देन 1/2, 1 - 1/√2। ये आ गया आंसर ऐसा। अब इसको जब अंतराल के रूप में लिखोगे तो लिखोगे d बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1/2, 1 - 1/√2। लेकिन क्या ये सही है, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब घटती हुई समांतर श्रेणी है तो फिर d का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि d का मान नेगेटिव होगा तो वो जुड़ जाएगा। तो d कैसा होना चाहिए भाई, d शुड बी ग्रेटर देन 0। अब d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो d का मान होगा 0 से लेके 1/2, 1 - 1/√2। माइनस अनंत से लेकर नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। सही वाला कौन सा होगा, जिसमें d का मान 0 से बड़ा होगा। d 0 भी नहीं हो सकता। सारवंतर अगर 0 कर देंगे तो तीनों त्रिज्याएं समान हो जाएंगी, और सारवंतर नेगेटिव कर देंगे तो छोटा वृत्त जो है वो बड़ा होने लग जाएगा, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो d कैसा होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए सही आंसर क्या होगा, 0 से 1/2, 1 - 1/√2। कंसेप्ट क्या लगा कि केंद्र से लंबवत दूरी और त्रिज्या का संबंध, अगर जीवा है, लाइन क्या है, जीवा है, तो त्रिज्या लंबवत दूरी से बड़ी होगी। क्लियर, लिख लीजिए आप इसको। अगला सवाल दिखेगा बेटा, वृत्त x² बराबर x² + y² बराबर 25 के लिए बिंदु 7,1 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि बिंदु वृत्त पर है या नहीं, क्योंकि अगर बिंदु वृत्त पर हुआ तो t बराबर 0 लगा करके स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो t बराबर 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि P 7,1 वृत्त पर नहीं है, बिंदु 7,1 वृत्त पर नहीं है, तो t बराबर 0 नहीं लगा सकते। अब इस पे ध्यान देना, बिंदु P बाहर है, तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी। एक यहाँ A तक जा रही है, एक B तक जा रही है। तो हमें ये है स्थिति, इस पे एक बात करनी है। तो अपना नया हेडिंग आ गया यहाँ पर, पेयर ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा युग्म। स्पर्श रेखा युग्म, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की अपन बात करें, क्योंकि बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो कितनी स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, 2 स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। अब उन दोनों का समीकरण कैसे ज्ञात करोगे, 2 मेथड है। मेथड 1, अप्लाई फॉर्मूला SS1 = t²। S का मतलब मालूम है, S1 का मतलब मालूम है, t² लगा दो, SS1 बराबर t² से आंसर आ जाएगा। एक बार कर लेते हैं, फिर मेथड 2 पे आते हैं। S का मतलब x² + y² - 25। S1 मतलब बिंदु 7,1 को उसमें रख दिया जाए, तो 7,1 को रखेंगे तो 7² + 1² - 25 बराबर t², इधर आ जाएगा 7x + y - 25 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसको हल करेंगे तो x² + y² - 25, इधर 25 बराबर 49x² + y² + 625
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं ना, प्लस 14xy माइनस 50y, 25 इंटू 7 175, तो ये हो गया आपके पास 350 माइनस 350x, लीजिए भाई ये मिला। अब देखो कितना बड़ा सा बन रहा है, और अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है, क्योंकि इधर जो वृत्त का समीकरण है वो बहुत छोटा वाला है। अगर वृत्त का समीकरण वो gx वाला gfc वाला होगा तो और बड़ा बनेगा, समय और ज़्यादा लगेगा। तो आएगा इससे भी आंसर 49 और ये 24x², फिर y² इधर आएगा तो 25y² और y² उधर लेके जा रहे हैं, सॉरी उस तरफ लेके जा रहे हैं, माइनस 49x², 25x², तो यह 24x², उधर आएगा y² माइनस, तो माइनस 24y² माइनस 625 प्लस 625, तो प्लस 1250 प्लस 14xy माइनस 50y माइनस 350x बराबर 0। कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, बड़ा ही अजीब सा आंसर आएगा। ठीक है, ये रेखा युग्म आएगा, और वो भी दो रेखाएं अलग अलग नहीं आएंगी। पी ए और पी बी का संयुक्त समीकरण। ये क्या मिला, पी ए और पी बी का संयुक्त समीकरण। तो इस मेथड में थोड़ी सी टिपिकलनेस भी है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, और दो रेखाएं पृथक पृथक अलग अलग भी नहीं मिलती हैं। अब अपन आते हैं मेथड नंबर 2 पे, थोड़ा सा जो आसान मेथड है और जिसमें दोनों रेखाएं अलग अलग भी मिल जाएंगी। सेम प्रोसेस, सेम कंसेप्ट के लिए दूसरा तरीका, प्रवणता मान लीजिए m है, प्रवणता क्या मान ली, m। मेथड नंबर 2 पे बात कर रहे हैं, प्रवणता m मान ली है, तो माना स्पर्श रेखा y माइनस 1m इंटू एक्स माइनस 7, m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा मान ली। अब ये लाइन जो स्पर्श रेखा है, इस पर जब केंद्र से लंबवत दूरी बनाएंगे तो क्या r बराबर p होगा, केंद्र 0 0 है अपने पास, तो केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। मतलब ये लाइन है आपके पास mx माइनस y प्लस 1 माइनस 7m इक्वल टू 0। इस पर लगा रहे हैं r इक्वल टू p, केंद्र से 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 7m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m² बराबर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 5। इस कंसेप्ट को लगा रहे हैं r बराबर p वाले कंसेप्ट को, तो ये आएगा 1 माइनस 7m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 1 प्लस m²। यहाँ से क्या मिलेगा, प्रवणता, एक प्रवणता इसकी मिलेगी, एक प्रवणता इसकी मिलेगी, उससे बहुत फायदे होंगे। प्रवणता मिल जाएगी, दोनों रेखाएं अलग अलग मिल जाएंगी, दोनों के बीच में कोण ज्ञात करना होगा तो आगे कोण भी ज्ञात कर पाएंगे। तो 1 प्लस 49m² माइनस 14m इक्वल टू 25 प्लस 25m², 24m² माइनस 14m माइनस 24 इक्वल टू 0। समीकरण आपके पास बन रहा है 12m² माइनस 7m माइनस 12 बराबर 0। 16 और 9 फैक्टर भी हो रहे हैं, 12m² प्लस 9m माइनस 16m माइनस 12 बराबर 0। इसमें हुआ 3m 4m प्लस 3 माइनस 4 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। 4m प्लस 3 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। m की वैल्यू माइनस 3/4, m की वैल्यू 4/3। दो प्रवणताएं मिल गई, देखो m बराबर माइनस 3/4 और m बराबर 4/3। दोनों प्रवणताएं मिलने से अपने को दोनों रेखाओं के लिए अलग अलग समीकरण भी मिल जाएगा। तो एक समीकरण तो बनेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू एक्स माइनस 7, और दूसरा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू 4/3
इंटू एक्स माइनस 7। इस प्रकार से ये दो रेखाएं मिल गई अपने को, एक की प्रवणता -3/4 और एक की प्रवणता 4/3। ये दो रेखाएं जो हैं ये दोनों PA और PB अलग अलग मिल गई हैं। अब एक की प्रवणता -3/4, एक की प्रवणता 4/3। तो अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा पूछा होता तो हम थीटा भी ज्ञात कर सकते थे। थीटा क्या हो जाता, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इससे आपको दोनों रेखाओं के बीच का कोण भी मिल जाता। तो ये अपना पहला हेडिंग शुरू हुआ कि दो रेखाओं का समीकरण कैसे निकालना है, यदि वो बिंदु बाहर है तो स्पर्श रेखाएं जो बन रही है उनका समीकरण कैसे ज्ञात करना है। अब यहाँ से अपने कुछ नए नए टॉपिक शुरू हो रहे हैं। बिंदु जैसे ही वृत्त के बाहर पहुंचा कई तरह की चीज़ें बन जाएंगी, स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, स्पर्श रेखा की लंबाई बन जाएगी, स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण बन जाएगा, इनको जोड़ने वाली रेखा स्पर्श जीवा बन जाएगी। तो एक एक करके सारी चीज़ों को अपन समझते चलते हैं। पहला अपना कंप्लीट हो गया स्पर्श रेखा युग्म। तो स्पर्श रेखा युग्म करने के कितने मेथड हुए, दो। पहला फॉर्मूला SS1 बराबर T² और दूसरा प्रवणता मानते हुए कंसेप्ट लगाते हैं कौन सा, R बराबर P वाला। इससे भी आपको स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण मिल जाता है। बिंदु वृत्त के बाहर है, बिंदु वृत्त के बाहर है तो बाहर से दो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, तो स्पर्श रेखा की लंबाई भी होगी, अपन उसकी बात करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की लंबाई। यहां पर बिंदु P जहां से दो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, PA और PB, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये PA और PB आपस में बराबर होती है और किसके बराबर होती है, फॉर्मूला इसके लिए √S1। सिंपल फॉर्मूला है √S1, बस कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं लगाना। उदाहरण समझिएगा, बिंदु P 7,1 से वृत्त x² + y² बराबर 25 पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा उदाहरण लिया अपन ने, बिंदु 7,1 से वृत्त x² + y² बराबर 25 पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। सवाल वही है जो भी थोड़ी देर पहले चल रहा था बेटा। बिंदु P 7,1, यहाँ 7,1 से स्पर्श रेखा बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। यह बिंदु A और यह बिंदु B। तो √S1 डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा बस लंबाई ज्ञात करने के लिए। यही लंबाई PA लंबाई के बराबर है और यही लंबाई PA लंबाई के बराबर है। स्पर्श रेखा की लंबाई इधर या इधर दोनों तरफ क्या होती है, बराबर। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 7² + 1² - 25 √25। आंसर कितना आ गया, 5। ये स्पर्श रेखा की लंबाई मिल गई। कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अगला सवाल देखो बेटा, उसी पर स्पर्श रेखा की लंबाई वाले कंसेप्ट के ऊपर ही, कि वृत्त x² + y² बराबर वृत्त x² + y² + 2gx + 2fy + अल्फा बराबर 0 पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त बीटा वाले पर स्पर्श रेखा की लंबाई। दोनों वृत्तों के समीकरण पे ध्यान दो, संकेंद्रीय वृत्त हैं दोनों। वृत्त कैसे हैं, संकेंद्रीय हैं। तो चित्र बनाते हैं सबसे पहले। तो इस वाले पर बिंदु P x1, y1 से स्पर्श रेखा की लंबाई, इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं बन रही होंगी, यहाँ A पर और B पर आकर मिल रही होंगी। तो हमें ये PA लंबाई PB लंबाई कितनी होगी यह ज्ञात करनी है। अब बिंदु इस वाले वृत्त पर है तो बिंदु बड़े वाले वृत्त पर होगा, तो बड़ा वृत्त कौन सा होगा, x² + y² + 2gx + 2fy + अल्फा बराबर 0, क्योंकि बड़े वाले पर ही वृत्त होना, बिंदु होना चाहिए, तो उस पर होगा। इसमें रखेंगे बिंदु P x1, y1। तो ये मिलेगा x1² + y1² 2gx1 2fy1 + अल्फा बराबर 0। एक समीकरण मिल गया। अब इस बिंदु से लगाएंगे √S1 फ्रॉम P। तो PA लंबाई
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कौन से वृत्त पर लगा रहे हैं? छोटे वृत्त पर। रूट S1 फ्रॉम P छोटे वृत्त पर। 2g x1 2f y1 प्लस बीटा छोटे वृत्त पर लगाया ना। छोटा वृत्त ये वाला है, ये वाला जो वृत्त है ये आपका छोटा वृत्त है, क्योंकि उस पर स्पर्शिका की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका मान चाहिएगा आपके पास नहीं है। इसका मान कहाँ से आएगा? वहाँ से। उसका मान कितना होगा? माइनस अल्फा। तो पी ए कितना होगा? अंडर रूट ऑफ माइनस अल्फा प्लस बीटा और अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ये मिलेगा आंसर। अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा। सिंपल तरीके से रूट S1 का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल रहे हैं, अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। अब इसी का दूसरा तरीका भी बताता हूँ मैं आपको, सेकंड मेथड, थोड़ा ज्योमेट्री वाला तरीका। ज्योमेट्री से हल करेंगे इसको ना, थोड़ा आसान तरीका हो जाएगा। मेथड नंबर 2, दूसरे मेथड पे ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर केंद्र है, यह त्रिज्या और यह त्रिज्या, तो यहाँ एंगल 90 बनेगा। तो ये तो हुआ R1 और ये हुआ R2। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में R1 क्या बन रहा है? कर्ण। तो हम लिखेंगे R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस पी ए लंबाई का स्क्वायर और पी ए का वर्ग इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब R2 छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या क्या होगी? छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या होगी g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस बीटा। एक बार चेक कर लीजिएगा, बड़े वाले वृत्त के लिए R1 है और छोटे के लिए R2 है। तो छोटे के लिए होगी त्रिज्या g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस जी माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस बीटा, कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी ए आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा। देखो इससे जल्दी आंसर मिला, अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और जल्दी आंसर आया। ज्योमेट्री से हल करने पर जल्दी हल मिल रहा है। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। संकेंद्रीय वृत्तों में ज्योमेट्री लग जाती है और संकेंद्रीय वृत्त में जो ज्योमेट्री है वो थोड़ा सा जल्दी आंसर देती है। तो अगर संकेंद्रीय वृत्त है तो ज्योमेट्री का प्रयोग करें, आंसर आपको जल्दी मिलता है। क्लियर? नोट कर लीजिए आप। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 2121 799। थैंक यू।